Hey guys, good morning. This is your educator Sutan Gupta and I welcome you all to Abhyuday classes. So as you all know, like we were learning verbs. आज हम लोग participles को डिस्कस करेंगे. टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ बातें बताता हूँ आपको. 3 टॉपिक्स हैं. फर्स्ट इज पार्टिसिपल, सेकेंड जीरन एंड थर्ड आपका होता है इन्फिनेटिव. ठीक है. इन 3 जो टॉपिक है ना, इनका बहुत ज्यादा हुआ बना हुआ है. बहुत सारी क्लासेस में तो पढ़ाया भी नहीं जाता. कोई कहता है बहुत मुश्किल होता है, कोई कह देता है एग्जाम में नहीं इंपॉर्टेंट होता. मैं नहीं कह रहा सब करते हैं, कुछ लोग करते हैं, जबकि ऐसा है नहीं. ऑल 3 आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. कैसे काम करते हैं ये समझना होता है. तो चलो शुरू करते हैं. आज पार्टिसिपल को डिस्कस करते हैं और फिर आगे धीरे धीरे इनको भी डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले तो पार्टिसिपल्स होते क्या हैं, इनको जानने की कोशिश करते हैं. देखिए, जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में भी काफ़ी कुछ सीखा. हमने मॉडल्स को जाना, हमने वर्ब्स को बहुत डिटेल में समझा. आज हम लोग पार्टिसिपल्स को देखेंगे. सबसे पहले तो समझते हैं पार्टिसिपल्स काम कैसे करते हैं, यूज क्या है पार्टिसिपल्स का. देखिए सर, एक बात याद रखिएगा, जो पार्टिसिपल्स हैं ये आपके एडजेक्टिव्स के जैसे काम करते हैं. ये पॉइंट पर ध्यान रखो. वैसे तो और भी चीजें हैं, वो आपके तरीके से भी काम करता है, बट मोटा मोटी बात अभी एडजेक्टिव्स के जैसे काम करते हैं, ये याद रखना है. अब एडजेक्टिव के जैसे काम करते हैं तो उनकी कोई स्पेशलिटी होगी. हाँ जी बिल्कुल होगी. आपको पता है कि हम कभी भी एडजेक्टिव की बात करते हैं तो ये क्वालिफाई करता है नाउन को, करता है कि नहीं. ठीक है सर, नाउन को क्वालिफाई करता है. एक बात और होती है, अगर आपका ये पैटर्न में लिखा जा रहा है, मतलब एडजेक्टिव के बाद नाउन है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स. ठीक है. अगर सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव्स लास्ट में दिया गया है और उसके बाद कोई भी नाउन नहीं है, तो ऐसे एडजेक्टिव्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स. क्या ये बातें कुछ थी बताने लायक, इसलिए मैंने आपको बता दी. तो ये एडजेक्टिव्स के जैसे काम करते हैं. एडजेक्टिव क्या होता है, क्वालिफाई करता है नाउन को, और अगर एडजेक्टिव के बाद नाउन है तो ऐसे एडजेक्टिव्स को हम लोग एट्रिब्यूटिव एडजेक्टिव्स बोलते हैं. और एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन नहीं है तो हम लोग इसे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स बोलते हैं. यहाँ तक बात तो आपको समझ में आ गई होगी. अब कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं. जब बात होती है पार्टिसिपल्स की, तो पार्टिसिपल्स आपके 3 तरीके के होते हैं. कौन कौन से पार्टिसिपल्स होते हैं, ध्यान से देखिएगा. सबसे पहले आपका होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल. ओके. इसके बाद आपका होता है पास्ट पार्टिसिपल, और इसके बाद हमारा होता है फ्यूचर पार्टिसिपल. काफी सारे लोगों को यही लगता है और इसलिए मैंने लिख भी दिया, सर फ्यूचर पार्टिसिपल नहीं होता है, याद रखिएगा. ठीक है. ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने के लिए था, क्योंकि लोग उसी सीक्वेंस में याद करते हैं. याद थोड़ा करना है. इसके बाद जो पार्टिसिपल आता है, इसको बोलते हैं हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल. ठीक है. ये बात समझ में आ गई. फ्यूचर मत कह देना. दूसरी बात, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स का प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं होता. पास्ट पार्टिसिपल का पास्ट से कोई लेना देना नहीं होता. और परफेक्ट पार्टिसिपल का परफेक्ट, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता. ये बात याद रखिएगा. बात समझ आ गई. तो कितने टाइप के पार्टिसिपल्स हैं, 3 टाइप के पार्टिसिपल्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट. ओके. तीनों की पहले तो पहचान कर लेते हैं, फिर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. जब हमने पहचान की बात करी, तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये वर्ब आईएनजी फॉर्म लेके चलता है. ओके. सेकंड की बात करें, या मैं पास्ट पार्टिसिपल की बात करूं, तो ये आपका ईडी, डी, ठीक है, इस तरीके से चलता है. ओके. परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं, तो यहां पे होगा आपका हैविंग, और हैविंग के बाद होगा आपकी वर्ब थर्ड फॉर्म. इनका ये पैटर्न होता है. ये पैटर्न समझना भी जरूरी है. एक बात आपको समझाने की कोशिश करता हूं. जैसे कि आपको पता है कि वर्ब होती है, ठीक है. ओके. जब बात मैंने वर्ब की करी, तो वर्ब 2 तरीके से काम करेगी. एक तो आपका टाइम बताने का काम करेगा, और एक आप बताने का काम करेगा आपका एक्शन. देखो, मैं हर बार
हर एक बार बेसिक से जोड़ते हुए चलूंगा, क्योंकि जितना जल्दी आपको बेसिक से जोड़ना आ गया चीजें उतनी आसान होती जाती हैं। जब मैंने टाइम की बात करी तो मुझे पता है ऐसी वर्ब को हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। एक्शन की बात करी तो ऐसी वर्ब को हम लोग मेन वर्ब बोलते हैं। जब मैंने बात करी हेल्पिंग वर्ब की तो 3 टाइप की वर्ब होती हैं, बी, डू और हैव। याद करो पहला लेक्चर, ठीक है। चलिए उसके बाद आती है एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब पे हमने बात करी थी, 2 टाइप की वर्ब आई थी हमारे सामने। कौन कौन सी आई थी? पहले तो आई थी हमारी फिजिकल वर्ब और दूसरी आई थी हमारी मेंटल वर्ब। तो लोग कहेंगे ये क्यों पढ़ा रहे हो? मैं आपको जोड़ना सिखा रहा हूँ, जोड़ते कैसे हैं चीजें। वर्ब पढ़ा, वर्ब में टाइम आया, एक्शन आया। टाइम को बोला हमने हेल्पिंग वर्ब, एक्शन को बोला हमने मेन वर्ब। जो टाइम है उसको हमने बोला हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में बी टू हैव आया। बी को आपको पता है इज, एम, आर, वॉज, वर और थर्ड फॉर्म बीन। डू की फर्स्ट फॉर्म डू, सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन। एंड इसकी हैव, हैड, ठीक है। ये फॉर्म हमने आपको सिखाई थी। मेंटल वर्ब में आ गए या मेन वर्ब पे आ गए तो फिजिकल हो गया, मेंटल हो गया। यहाँ तक बातें तो थी। यहाँ पे बात क्या याद रखने वाली है? बात ये याद रखने वाली है कि सर आपका ये वाला हिस्सा काम आता है। जब भी हम लोग पार्टिसिपल्स पे बात करते हैं तो पार्टिसिपल में आपका जो काम आने वाला हिस्सा है वो है आपका एक्शन वर्ब। आपका इस टाइम जोन से कोई लेना देना नहीं है। कुछ बात समझ में आ रही है मैं कहना क्या चाहता हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि भैया आपका टाइम मतलब हेल्पिंग वर्ब मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड से आपका पार्टिसिपल्स का कोई लेना देना नहीं होता। मतलब इसमें इन चीजों का कोई यूज नहीं है। ये बात जाननी जरूरी है, क्योंकि नहीं जानते तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। बात समझ आ गई, इसलिए मैंने बात पूरी जोड़ी। चलिए तो हमने बात करी प्रेजेंट की, पास्ट की, फ्यूचर की। फिर हमने ये जान लिया कि एक्शन वर्ब्स होती हैं। एक्शन वर्ब्स होती हैं तो इनके कुछ अपने पैटर्न्स होते होंगे, 100% कुछ पैटर्न्स होते होंगे। अच्छा काम करिए, बोर्ड पे थोड़ा स्पेस कम है, आप पहले इसको लिख लीजिए, तो थोड़ा समय देता हूँ, उसके बाद हम आगे की बातों को इसमें डिस्कस करते हैं। प्लीज टेक योर टाइम, फिर हम आगे की बात देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा। चलिए अब आगे आते हैं। देखिए लिखने का समय भी जरूरी है, ऐसा नहीं मैं नहीं कहूँगा कि आप स्क्रीनशॉट लीजिए। वैसे आप लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और वीडियो को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। खैर आगे आते हैं। जोड़ना आ गया ना। देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जैसे मैं एसएससी या बैंक की क्लासेस लेता हूँ तो मैं वहाँ पे क्या करता हूँ कि स्टार्टिंग की जो 8 to 10 क्लासेस होती है उससे बेसिक्स पे काम करता हूँ। सो दैट एक बार बेसिक क्लियर है तो बच्चे को जहाँ पे ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज पढ़ते रहिए कुछ भी, पहले चैप्टर पढ़े सब्जेक्ट और एग्रीमेंट, प्रॉब्लम होगी, नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। खैर अब मैंने मेन वर्ब की बात करी हुई है, मेन वर्ब को थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे मेन वर्ब की बात करी तो आपको पता है कि मेन वर्ब आपका एक्शन बताने का काम करता है। तो इसके वजह से आपको एक बात पता है कि इनके कुछ पैटर्न्स होते हैं, पता है ना? ओके कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं? फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद क्या होता है आपका सेकंड फॉर्म, फिर क्या होता है आपका थर्ड फॉर्म। ओके थर्ड फॉर्म के बाद क्या होता है सर? वर्ब की एक आपकी आईएनजी फॉर्म बनती है। ओके एक पैटर्न और बनता है जिसे वर्ब फिफ्थ फॉर्म भी बोल दिया जाता है,
जिसमें हम लोग एस या ई एस लेके चलते हैं। यहाँ तक बातें मैं आपको सिखा भी चुका हूँ, देखिए जोड़ के दिखा रहा हूँ। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात कर लेता हूँ तो जैसे गो बना, ओके, तो गो की सेकंड फॉर्म बनती है वेंट, थर्ड फॉर्म बनता है गॉन। इसी तरीके से आईएनजी पे चले जाएंगे तो बन जाएगा आपका गोइंग, तो आपको पता है यहाँ पे भी आपका बन जाएगा गोस। ये बातें तो हमने सीखी हुई हैं, ठीक है सर, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, इसी तरीके से मान लो अगर मुझे कोई दूसरा भी लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ट्राई बोल दूं, ट्राइड बोल दूं, ट्राइड बोल दिया, ट्राइंग बोल दिया, ट्राइज हो गया, ये बातें थी। अब कुछ लोग कहेंगे ये सिखाया क्यों? सब सिखाने का मुद्दा आप समझो। जब भी मैंने पार्टिसिपल पे बात करी, ठीक है, जब भी मैंने पार्टिसिपल्स पे बात करी तो पार्टिसिपल पे हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम लोग ध्यान दें उन चीजों को जो कि, जस्ट होल्ड ऑन, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो जैसे मैं पार्टिसिपल पे जो बात कर रहा था वो ये कर रहा था कि यहाँ पे जो आपका यूज होता है पार्टिसिपल्स में, ठीक है, वो किसका किसका होता है? एक तो आपका इस फॉर्म का यूज होता है जिसे आप वो फोर्थ फॉर्म भी कह देते हैं, ठीक है, इसको वो फोर्थ फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। अदरवाइज जो आपका होता है वो थर्ड फॉर्म यूज होता है, ठीक है। जब मैं आईएनजी फॉर्म की बात करता हूं तो ये मेरा यूज होगा सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट पार्टिसिपल में। किसमें यूज होगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल में। और जब मैं थर्ड फॉर्म की बात करता हूं तो ये आपका यूज होगा पास्ट पार्टिसिपल में। क्या समझे? कुछ लोग इसको वर्ब सिक्स्थ फॉर्म भी बनाने की कोशिश करते हैं। देखो यार, अपने अपने यूज है। अगर इसको कोई वर्ब सिक्स फॉर्म बना रहा है कि उसको वो पास्ट पार्टिसिपल देने के लिए कह रहा है कि ये वर्ब फिफ्थ फॉर्म होती है, नो इशू, नो इशू, आप आराम से इस पे ये काम कर सकते हो, बना दो। लेकिन क्या फायदा जब ऑलरेडी गिवन है, तो क्यों रटना। और इसी तरह इसको वर्ब सेवन फॉर्म बना दो, कोई जरूरत नहीं है, आईएनजी फॉर्म को ही लेकर के चलते हैं, ठीक है। ये बातें आप याद रखिएगा, इन बातों पे आप फोकस करिए। आपको ये बातें समझ आ गई तो पार्टिसिपल में कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि रटने से अच्छा है कि चीजों को समझ लिए जाए। इसको लिखो, फिर मैं आगे इसकी कहानी को थोड़ा थोड़ा समझाता हूँ, प्लीज। लिख लिया? चलो, तो जल्दी से हम लोग आते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में। बहुत मजा आने वाली है आपको, डोंट वरी, बहुत मजा आने वाली है। अगर आपने ये बात समझ ली ना तो समझ लो मजा आ जाएगी। सबसे पहला यूज आज हम सीखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोला ये? इसके लिए याद रखना है, हिंदी में अगर मैं बात करूं, होता हुआ। क्या? होता हुआ। अब होता हुआ कैसे? एक एक करके जोड़ूंगा। जैसे कभी बच्चों के लिए गिफ्ट लेने गए आप लोग, अगर आप बच्चों के लिए गिफ्ट लेने गए हैं तो आपने एक गिफ्ट का नाम सुना होगा जिसे बोलते हैं डांसिंग डॉल। सुना है? छोटे छोटे बच्चों को वो गाना गाती रहती है, आज मेरे यार की शादी, आज मेरे यार की शादी है, ठीक है। सो एक होता है आपका डांसिंग डॉल। इसी तरीके से आपने सुना होगा डिजर्विंग कैंडिडेट, ओके। या आपने सुना होगा बॉइलिंग वाटर, ओके। आपने हो सकता है ये भी सुना हो राइजिंग सन। और इन चीजों को देख के कई बार दिमाग में आता होगा, जैसे एक एवरेज स्टूडेंट है वो तुरंत ये सोचता होगा यार ये क्या है, मतलब आईएनजी लगा है, ठीक है सर। अब आईएनजी तो लगा है, आईएनजी तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, इसका मतलब क्या आ रहा होगा? गड़बड़ है, ये चीज समझते हैं जादू से।
एग्जाम्पल लिखूंगा, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो आप ये याद रखो कि किसी भी सेंटेंस का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बात समझ आ गई? ये आपको पता होना चाहिए। जरूरी नहीं होता कि हमेशा मेन वर्ब हो, जरूरी भी नहीं होता कि हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन ये एक बेसिक पैटर्न है। ओके, कहानी को थोड़ा सा समझते हैं। सी, आई एम बॉइलिंग वाटर। दूसरा, I saw boiling water। अब पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। भैया ये जो आई है ये एक्शन कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक है सर, अगर ये एक्शन कर रहा है तो किसी के ऊपर कर रहा होगा, ऑब्जेक्ट हो गया। एक बात समझ में आती है भैया, आई जो है प्रेजेंट में है तो आई के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब एम हो गई। ठीक है सर, एम के बाद मुझे एक्शन करना है, एक्शन करना है तो मुझे एक्शन वर्ब लगानी पड़ेगी, मतलब ये मेरी मेन वर्ब बनने का काम कर रहा है। ठीक है सर, तो वाटर मेरा ऑब्जेक्ट बनने का काम कर गया। लेकिन यहाँ पे भी देखिए मैंने बॉइलिंग यूज किया है। अब ये क्या बॉइलिंग भी मेन वर्ब है? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आई क्या है? सब्जेक्ट है। ओके, ये बात तो मुझे समझ में आ गई कि आई क्या है? आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये जो आपका सौ है, क्या है? सौ। आपको पता है कि अगर मैं बात कर लूं प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट की तो डायरेक्टली मेन वर्ब आ जाती है। हाँ, निगेटिव वगैरह में जाए तो डू डज डिड को यूज कर लेते हैं, कोई इश्यू तो है नहीं। तो मतलब ये मेरा पास्ट इंडेफिनिट में है और ये मेरा मेन वर्ब का काम कर रहा है। चाहूं तो मैं इसको हेल्पिंग वर्ब में भी बना सकता हूं, मैं कह दूं आई डिड सी, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। अब एक बात सोचिए, 100 मेन वर्ब है और हमें भी अभी अभी देख करके आए कि बॉइलिंग भी मेन वर्ब है। अभी अभी देखा हमने कि बॉइलिंग भी मेन वर्ब है। क्या यहाँ पे भी बॉइलिंग मेन वर्ब है? सोच के देखिए, क्या यहाँ पे भी बॉइलिंग मेन वर्ब है? नहीं सर, यहाँ पे बॉइलिंग मेन वर्ब नहीं है। इंग्लिश में कुछ बातों को याद रखिएगा, कभी भी दो नाउन, प्रोनाउन या मैं बोलूं एडजेक्टिव एक साथ नहीं आते। उनके कुछ अपने पैटर्न्स होंगे लेकिन एक साथ नहीं आते। अगर आपको उनको यूज करना है देन आपको या तो प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ेगी या कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी। आपने सुना होगा टॉलर, शार्पर, स्ट्रॉन्गर, लेकिन क्या ये सही है? अगर लिखने में जाएगा टॉलर, शार्पर एंड स्ट्रॉन्गर होगा। ये बात याद रखिएगा, आपको प्रेपोजिशन या कंजंक्शन की जरूरत पड़ जाती है। तो यहाँ पे एक तो 100 लगा है, मेन वर्ब है, और उसके बाद फिर से मेन वर्ब लगाना कोई सेंस नहीं देता। दूसरी बात, एक सब्जेक्ट एक एक्शन को कर चुका है ना, एक सब्जेक्ट एक एक्शन को कर चुका है ना, तो भैया दोबारा फिर वहीं से एक्शन कर देगा। सेम सेंटेंस में कैसे कर सकता है? या मैं बोलूं सेम क्लॉज में कैसे कर सकता है? या तो मैं उसके लिए अलग से क्लॉज बनाऊं तो बात हो सकती है, लेकिन सेम क्लॉज में थोड़ी सी गड़बड़ है। इसलिए ये बॉइलिंग जो है ये मेन वर्ब का काम नहीं करेगा। वाटर मेरा नाउन है, ये तो मुझे बहुत अच्छे से पता है, और ये क्वालिफाई कर रहा है बॉइलिंग। इसको समझ में आ गई? तो बॉइलिंग यहाँ पे क्या काम कर जाएगा? बॉइलिंग को मैं बोल सकता हूँ कि ये आपका एडजेक्टिव का काम करेगा। किसका काम करेगा सर? एडजेक्टिव का काम करेगा। और एडजेक्टिव का काम करेगा, लेकिन यहाँ पे आईएनजी लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। मैंने यहाँ पे पीपी लिखा है, इसका मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल है। मतलब इसका क्या हुआ? इसको अगर हिंदी सेंस में देखें तो इसका मतलब क्या निकलेगा? इसका मतलब निकलेगा मैंने उबलता हुआ पानी देखा। और एक बात देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रेजेंट से लेना देना नहीं है, पास्ट पार्टिसिपल का पास्ट से लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे क्या गड़बड़ है? कोई गड़बड़ नहीं है सर। आप देखिए, पास्ट में बात लिख रहा हूँ लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज कर रहा हूँ। ये बात आपको समझ में आ गई, आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। होता क्या है कि नाम सुनते ही हम सीधे सीधे हमारे दिमाग में तात थाती तीते थे चलने लगता है, वो काम करता है नहीं, और वैसे काम हमें करना भी नहीं है। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी।
पक्का है। तो हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या देखा, हमने देखा कि भैया आईएनजी फॉर्म यूज होती है, ठीक है। होता हुआ कुछ ऐसा सेंस होगा जैसे डांसिंग गर्ल, डिजर्विंग कैंडिडेट, आपका बॉइलिंग वाटर, राइजिंग सन, ठीक है। मैंने यहाँ पे बॉइलिंग लिख दिया था, सॉरी फॉर दैट, इट्स बॉइलिंग वाटर। ओके, यहाँ तक बात समझ आ गई। तो आप एक काम करिए, आप पहले इसको लिखिए, फिर मैं कुछ और बातें और समझाता हूँ प्रेजेंट पार्टिसिपल में, चीजें आपके लिए थोड़ी और आसान बनाते हैं। चलिए लिखिए। चलिए कुछ और एग्जांपल्स को लेके डिस्कस करते हैं और इसको समझते हैं। आप देख रहे होंगे चीजें इतनी मुश्किल होती नहीं है, बट वी मेक देम टीडियस बाय इन्वॉल्विंग लॉट्स ऑफ एलिमेंट्स। चलिए एक दो एग्जांपल्स हैं, उनको भी देखते हैं। आपके सामने दो सेंटेंस लिखे हैं, लाफिंग मैन इज ग्रेटर देन अ सफरिंग मैन, द ओनली थिंग कम्स टू अ स्लीपिंग मैन इज ड्रीम। आपने न्यूज देखते हो और आजकल तो भैया ब्रेकिंग न्यूज पकड़ में आ रहा है। ब्रेकिंग न्यूज मतलब इस समय की तेर तराज खबर, इस समय की सबसे इंपॉर्टेंट खबर, ऐसा कुछ बोलता है एंकर, ध्यान दीजिएगा। चलिए नजर डालते हैं इस समय की ताजा खबरों पे, और इस समय की सबसे बड़ी खबर पर नजर डालते हैं, सॉरी ना ताजा डालते हैं, जबान फिसल जाती है थोड़ी। खैर लेकिन आपको फर्क समझ में आता होगा अब अच्छे से। यहाँ पे भी उन्हीं चीजों को देखते हैं। पहले तो एग्जांपल थे, यहाँ देखिए मैंने लिखा अ लाफिंग मैन इज ग्रेटर देन अ सफरिंग मैन। भैया जी आर्टिकल ए लगा है, ए के बाद मैन लगा है, तो मुझे एक बात पता है कि जो आर्टिकल होता है वो सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए आता है। ओके, तो बीच वाला क्या मेन वर्ब होगा, और अगर मेन वर्ब होगा तो मुझे हेल्पिंग वर्ब भी तो चाहिए, और क्या मेरे पास हेल्पिंग वर्ब है? नहीं है। तो मतलब यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। आओ देखें, देखिए सर, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं है। ए लाफिंग मैन का मतलब हो गया एक हंसता हुआ इंसान, ठीक है, क्या हंसता हुआ इंसान। इज ग्रेटर देन अ सफरिंग मैन। सफरिंग मैन मतलब यहाँ पे क्या हो गया, वो बुखार वाला नहीं, सफरिंग मतलब हो गया
एकदम मनहूस और ऐसी जो शक्ल बनाए रहते हैं, परेशान होते हैं, उनके लिए यूज किया गया है। तो यहाँ पे भी देखिए ए लगा है, यहाँ मैन के लिए आया होगा, तो भैया सफरिंग यहाँ पे क्या करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा, और आईएनजी लगी है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे भी ये पार्टिसिपल का काम करेगा, इसे हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे। आगे आते हैं, द ओनली थिंग कम्स टू अ स्लीपिंग मैन। अब देखिए सर, फर्स्ट देखिए आर्टिकल लगा है, मैन लगा, क्या हमेशा आर्टिकल लगेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये बात आपको भी पता है भाई। अगर अनकाउंटेबल नाउन होता तो मैं आर्टिकल क्यों लगाता, कोई जरूरत नहीं होती, तो ये दिमाग में मत बैठा लेना, मैं पहचानने की बस बता रहा हूँ। लेकिन अभी तो स्लीपिंग है, ये क्या है, आप देख लीजिए, सोता हुआ इंसान है ना, इसको कहते हैं। तो द ओनली थिंग कम्स टू अ स्लीपिंग मैन इज ड्रीम। तो भैया यहाँ पे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करेगा। आप प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं कहना चाहते, आप इसे एडजेक्टिव्स कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूं ये वाली बात समझ में आ गई होगी। ये था आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। एग्जाम में, न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा लिखे मिलते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी मिलते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट अक्सर यहाँ पे मिस्टेक्स कर देते हैं। रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि उनको बचपन में सिखाया गया कि आईएनजी फॉर्म होती है, वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है और वो मेन वर्ब होती है। इंग्लिश में याद रखना, कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो वर्ड को देख के नहीं बताई जा सकती, कैसे यूज करी गई है वैसे बताई जा सकती है। ठीक है, चलिए इसे लिखिए, फिर हम आगे की बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल पर। चलिए आगे आते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट पार्टिसिपल को। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कि कोई डाउट नहीं होगा, अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं और सीखते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ये पास्ट पार्टिसिपल क्या बोला है, इसको जानने की कोशिश करिए। देखिए सर, जैसे वहां पे था होता हुआ, यहाँ पे हो चुका, ऐसा मतलब निकलता है। देखो एग्जैक्टली नहीं निकलेगा, मैं एक अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे बात कर रहा हूं, ठीक है। जैसे यहाँ पे पहले तो पहचान को देख लो, वैसे पहले बताई थी सॉरी, जैसे डी, ईडी, एन, ठीक है, ऐसे वर्ड्स मिलते हैं। और मैंने आपको बताया वर्ब थर्ड फॉर्म यूज होती है। क्या होती है, वर्ब थर्ड फॉर्म यूज होती है। ओके, आप और नाम भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो पास्ट पार्टिसिपल पे बात थी। आप सब ने दो तीन बातें सुनी होंगी, मैं ये भी कह सकता हूं कि आप ऐसा करते भी होंगे। आपने सुना होगा रोस्टेड चिकन, सुना है, कहते हैं ना रोस्टेड चिकन। बॉइल्ड एग, सुना है, रोस्टेड चिकन, बॉइल्ड एग। आ गया, कुक्ड फूड, सुना है, बोला भी होगा भाई। चलो और आते हैं, आपने ये भी देखा होगा, सब खाते भी होंगे, फ्राइड राइस। कभी फ्राइड राइस नहीं बोलते, फ्राइड राइस, रोस्टेड चिकन, बॉइल्ड एग, कुक्ड फूड, फ्राइड राइस। देखो आपको पता नहीं था, लेकिन आप पास्ट पार्टिसिपल को अपनी डेली लाइफ में यूज कर रहे थे कि नहीं।
सर जी ये बातें जाननी समझनी जरूरी है। एक्शन को समझो, मैं कहूंगा इवेंट को समझो। मैंने बोला रोस्टेड चिकन, सर जी कुछ बातें हो सकती हैं। आई एम रोस्टिंग चिकन, मतलब मैं चिकन भूंज रहा हूँ, ठीक है। आई कैन सी रोस्टिंग चिकन, मैं भुनता हुआ चिकन देख सकता हूँ, ठीक है। रोस्टेड चिकन बोल दिया मैंने तो मतलब क्या भाई, एक्शन हो चुका है ना, तुम्हारी आंखों के सामने नहीं हो रहा ना। क्लियर है, ये बात समझना, इवेंट को समझो। बॉइल्ड एग, भैया अंडे वाले क्या जाते हो तो क्या कहते हो, अंडे उबाल रहे हो हमारे लिए, या कहते हो भैया उबला हुआ अंडा दो एक, कहते हो ना, मतलब अंडा पहले उबल चुका है, ऐसे तो नहीं ये उठाया अंडा चल जाओगे। ओके, तो ये गलती नहीं करनी। कुक्ड फूड, बना हुआ ही खाना होता है। कोई कहता है मुझे कुकिंग फूड दे दो, गलत बोलते हैं सर, ठीक है, क्या गलत बोलते हैं ये, बात समझ आ गई। जस्ट होल्ड ऑन। माफी चाहूंगा इंटरप्शन के लिए। एक्चुअली आपको पता है कि कोरोना चल रहा है और बहुत सारे लोग परेशान हैं चीज़ों को लेकर के, किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा, तो मैं जुड़ा हूँ कुछ लोगों से, कुछ एनजीओ से, तो मैं अपना नंबर बंद नहीं कर सकता। तो उस वजह से लोगों की कॉल आ रही है, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ क्लास की, बट उनको भी रिकॉर्ड करना ज़रूरी है क्योंकि जान भी बहुत ज़रूरी है लोगों की। आपसे भी इतना कहूँगा कि किसी को कोरोना हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि आप घर में शांति से बैठे, आप मदद करिए। कोई नंबर आपको दिखता है आप खुद कॉल करिए, वेरीफाई करिए और लोगों के पास इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करिए। लोगों की जान की कीमत बहुत ज़्यादा है। कल मेरे दोस्त के नाना जी गुजर गए सिर्फ और सिर्फ कुछ चीज़ों की वजह से, जबकि ना पैसे की कमी ना पावर की, बट होती हैं कुछ चीज़ें। तो समय की कीमत बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। दैट इज़ वाई थोड़ा सा बीच में मैं कॉल रिसीव कर रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। मैं उम्मीद करता हूँ इस बात को समझेंगे। खैर, तो मैं आपके रोस्टेड चिकन, बॉइल्ड एग, कुक्ड फूड और फ्राइड राइस पे बात कर रहा था। देखिए सर ये बातें आपने खाई भी हैं, आगे की बातें समझें। तो इसका मतलब ये एक्शन हो चुका है, अभी तो नहीं हो रहा है। ओके, जैसे एक सेंटेंस लिखूंगा आपके लिए, अब देखिएगा। डू नॉट, चलिए तो अभी यहाँ पे सेंटेंस देख रहे थे, डू नॉट वेस्ट योर टाइम स्टेरिंग एट क्लोज डोर, ठीक है। तो अब ये क्या बोला है, इसको देख लो भाई, आप अपना समय ना बर्बाद करो क्लोज डोर में, मतलब दरवाजा बंद करने में। खैर, ये कुछ बातें हमने सीखी, ब्रोकन हार्ट शायरी, रोस्टेड चिकन, बॉइल्ड एग, कुक्ड फूड, फ्राइड राइस। जैसे मान लो मैं एक सेंटेंस बोल देता हूँ, हमने एक टूटा हुआ दरवाजा देखा, ठीक है। आप कहते नहीं हो ब्रोकन डोर, ब्रोकन विंडो, कोलैप्स्ड ब्रिज, हमने एक टूटा हुआ ब्रिज देखा, है ना। उखड़ी हुई जमीन देखी, अभी उखड़ी मतलब अभी तो नहीं हो रही थी, बाद में होगी। समझ आ रही बातें, तो ऐसी चीजों के लिए हम लोग यूज करते हैं। आई होप ये बातें अंडरस्टूड होंगी। सर दिस इज हाउ वी यूज इट, बात समझ आ गई। चलिए एक काम करिए, इसको लिखिए, फिर मैं आगे की बातें डिस्कस करता हूँ आपसे। चलिए अब एक दो बातें पार्टिसिपल को लेकर और समझाता हूँ। ये यूजेस आपके वॉइस में काफी यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको पता है दो टाइप के वॉइस होते हैं, एक होता है आपका एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है आपका पैसिव वॉइस। सो व्हेन इट कम्स टू एक्टिव वॉइस, यू नो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, नो इशू। पैसिव वॉइस में आते हैं तो आपको पता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, ब्ला ब्ला, ये कहानियां हैं उसकी। अब यहाँ पे ना देखो, जैसे मान लो एक सेंटेंस मैंने आपको लिखा, द गोट्स आर मिल्क ट्वाइस अ डे। तो यहाँ पे मतलब क्या, ये खुद ही मिल्क कर रही है, मतलब मिल्क, मिल्क का मतलब होता है उन्हें दूध दिया जाता है, क्या ये खुद ही हो रहा है, नहीं कोई दे रहा है। तो
एक सेंटेंस और देखते हैं। दे ऑल वर ट्रीटेड वेल। देखिए यहाँ पे मैंने ट्रीटेड यूज किया, यहाँ मैंने मिल यूज किया। वैसे आप ध्यान दीजिए तो आपको ये बात वॉइस में सिखाई जाती है कि हम वर्ब थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अब देखिए उसी का सही तरीका मैं बताता हूँ। जो उसको वर्ब थर्ड फॉर्म बोलते हैं उसी को हम लोग जोड़ देते हैं और इसको हम लोग पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कई जगह आपको एक्सप्लेनेशन में ये देखने को भी मिलेगा। तो इसी तरीके से इस बात को याद रखिएगा कि जब भी बात वॉइस की आती है और वॉइस में भी कौन सा पैसिव वॉइस की बात आती है तो हम लोग इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ब यूज करी जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। आई होप ये बात समझ में आ गई भी। काम करिए जल्दी से लिखिए, फिर मैं परफेक्ट पार्टिसिपल की तरफ आता हूँ। काफी इजी वो भी होता है, उसके पैटर्न को समझने की जरूरत होती है। चलिए चलिए ये बात हो गई। तो मुझे उम्मीद है दैट नाउ यू हैव a better understanding of present participle and past participle. Now let's move ahead and discuss perfect participle. परफेक्ट पार्टिसिपल ये क्या होता है, चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं। देखिएगा यहाँ पे याद रखिएगा ये पैटर्न हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, क्या याद रखना है, हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। ओके, ये बात तो मुझे समझ में आ गई अच्छे से कि हैविंग यूज होता है, हैविंग के साथ हम लोग वर्ब थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी है, समझ लेते हैं। सेंटेंस देता हूं, having met her mother, the kid was very happy. Having heard the news, he sold all his shares. ठीक है, तो अब ये मतलब क्या है, हैविंग मेट, हैविंग हर्ड, तो मैंने बोला हैविंग वर्ब थर्ड फॉर्म। एक बात याद रखिएगा, इसका जो सेंस आता है इसका होता है के बाद। अब के बाद की बात कर रहे हैं तो के बाद का मतलब क्या होगा, एक्शन होगा। बात समझ आ गई। इसका मतलब अपनी माँ से मिलने के बाद बच्चा बहुत खुश था। तो आपके दिमाग में तुरंत आ सकता है क्या सर हम ये नहीं बोल सकते आफ्टर मीटिंग हर मदर, बिल्कुल बोल सकते हैं, कोई गलत नहीं है, बिंदास होके बोलिए। लेकिन वो तो पता है ना आपको, और सर जब वो बात आपको पता है तो फिर वही क्यों यूज करना, कुछ नया सीखता है।
ये बात समझाने की कोशिश कर रहा था, मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। तो परफेक्ट पार्टिसिपल में कुछ अलग नहीं होता है, बस ये याद रखना होता है कि हैविंग के साथ दो थर्ड फॉर्म यूज करा जाता है। एंड अक्सर ये यूज आपके पहले किए जाते हैं, मतलब अगर एक पूरा का पूरा सेंटेंस है तो ये इसको पहले रखा जाता है, उसके बाद आगे के इवेंट को रखा जाता है। लेकिन आप ऐसे भी बोल सकते हो द किड वॉज वेरी हैप्पी हैविंग मेट हर मदर। कभी कभी आपको ऐसा भी मिल सकता है द किड हैविंग मेट हर मदर। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ सेम सेंटेंस को, ये आपको ऐसे भी लिख सकता है द किड कॉमा हैविंग मेट हर मदर was very happy. Okay, the kid having met her mother was very happy. आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सेम सेंटेंस है, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो इन सब चीजों में घबराना नहीं है, इस तरीके से बिंदास होकर के आप इनको यूज कर सकते हो। बाकी किसी तरीके का डाउट हो आप बिल्कुल मुझे बताइए, ठीक है। लिखिए जल्दी से, फिर हम आगे की बातें डिस्कस करते हैं। चलिए, तो इसी के साथ हमने पार्टिसिपल खत्म किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके जीरंड की, और जीरंड के अलावा जो आपका इंफिनिटिव होता है। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं, आज के वोकैब सेक्शन को जल्दी से ले लेते हैं, कैसे वोकैब काम करती हैं, क्या चीजें हैं। चलिए अब यहाँ पे आपका फोकस मुझे थोड़ा ज्यादा चाहिए होगा, क्योंकि मैं काफी सारे वर्ड्स आपके लिए डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए पहला वर्ड है आपके लिए ट्रैक्शन, याद रखिएगा ट्रैक्शन। ट्रैक्शन मतलब क्या होता है सर? ट्रैक्शन मतलब होता है आपका कर्षण। कर्षण जैसे आप मान लीजिए आपके हाथ में एक संतरा है, आपने संतरा को कस के पकड़ लिया तो आप उसे ट्रैक्शन बोलेंगे। आपने किसी का सर पकड़ लिया, खली को देखा है, सर पकड़ लेता था, इतना बड़ा तो हाथ है हमारे सर से बड़ा, तो उसके लिए हम लोग कर्षण वर्ड यूज करते हैं। तो ट्रैक्शन मतलब कर्षण होता है। ओके, इसके सिनोनिम्स की अगर मैं बात करूं तो आप इसके लिए बोल सकते हो, एक तो ग्रिप। अच्छा आप मुझे बताइए कि ग्रिप को कब यूज किया जाता है, बताइए। बैट पकड़ने में ग्रिप यूज करते हैं, है ना, किसी चीज को पकड़ने में ग्रिप यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आप चेयर उठा रहे हो तो कहते हैं ना ग्रिप नहीं बन रही है, उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और वर्ड बनता है इसके लिए जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन। क्या यूज करते हैं? फ्रिक्शन। बात समझ आ गई? चलिए नेक्स्ट वर्ड डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वर्ड आज का क्या है? नेक्स्ट वर्ड है आपका थॉट, THWART, थॉट। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है रोकना। अब ये कैसे होता है? देखो सर यूजुअली ये जो वर्ड यूज किया जाता है, जैसे मान लो कोर्ट है, अब कोर्ट में बहस चल रही है, दो वकील हैं, लड़ गए, बहस हो गई ज्यादा, तो जो जज होता है ना वो थॉट करता है, वो रोकने का काम करता है। इज दैट अंडरस्टूड? बात समझ आ गई? तो इसके यूज को आप ध्यान देंगे, क्या होता है? थॉट।
इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, इसका एक तो सिनोनिम हो जाएगा हिंडर। क्या, हिंडर। हिंडर मतलब भी रोकना होता है। जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हो और आपको कोई रोक रहा है तो आप उसके लिए हिंडर वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, हिंडर का मतलब एक और होता है, इसका एक और वर्ड यूज कर सकते हैं जिसे आप कह सकते हैं बाल्क, इसे बाक भी बोलते हैं। ओके, तो ये दो वर्ड हो गए। अच्छा, कोई सेंटेंस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे मान लो मैंने बोल दिया वी मस्ट थॉट हिज पेलीवेलेंट स्कीम, तो हम लोग यूज कर सकते हैं थॉट को रोकना। भाई इसको हम स्टॉप भी कह सकते हैं, आप कह सकते हो टू स्टॉप। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लोग इनको यूज करते हैं। एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड को डिस्कस करते हैं। टेक योर टाइम प्लीज। हो गया, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है आपका कैविएट। ध्यान दीजिएगा, क्या है, कैविएट। ये कैविएट क्या है सर जी, इसका मतलब है आपका चेतावनी। क्या है, चेतावनी। चेतावनी कैसे, जैसे आप लोग रोड में जाते होगे तो लिखा रहता है ना, रोड में, हाईवे में 40 किलोमीटर से ज्यादा ना जाए, 60 किलोमीटर से ऊपर स्पीड नहीं होनी चाहिए। या फिर जैसे अगर आप यमुना एक्सप्रेस वे में अगर कभी गए हो तो आप देखेंगे वहां पे लिखा रहता है 80 किलोमीटर से स्पीड कम नहीं होनी चाहिए। तो इन चीजों को हम लोग बोलते हैं कैविएट। ओके, अब कैविएट हो गया, तो इसका सिनोनिम क्या हो सकता है, चलिए देख लेते हैं। तो सिनोनिम में आपका पहला तो हो सकता है वार्निंग। अच्छा, वार्निंग क्या कैविएट के सेंस में यूज किया जाता है? देखो, यूजुअली जो वार्निंग यूज करी जाती है वो नियम कानून के नजरिए में करी जाती है। ठीक है, तो जैसे मान लो आप घर पे हो, पढ़ने को बोला गया, आप नहीं पढ़ रहे, तो वार्निंग दे दी जाती है कि मैगी नहीं खाने को मिलेगी। चलिए, इसके अलावा कॉशन होता है। जैसे कॉशन को यूजुअली कैसे यूज किया जाता है, जब भी ख्याल रखने की बात होती है। जैसे आजकल कोरोना चल रहा है तो डॉक्टर आपको कॉशन रखने को कह रहे हैं, तो मतलब वो आपको चेतावनी दे रहे हैं कि भैया खाना में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसी दवा लेनी है, ये बातें आपके कॉशन में आती हैं। इसके अलावा एक और होता है आपका, इसको हम लोग बोल देते हैं अलार्म बेल। क्या बोलते हैं, अलार्म बेल। सो वी यूज इन दिस कैविएट। कैविएट मतलब होता है चेतावनी, और इसका सिनोनिम हो गया आपका वार्निंग, कॉशन, अलार्म बेल। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट वर्ड डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्रोफेस। अब ये प्रोफेस क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ। आपने जैसे बुक्स वगैरह खरीदते हो, बुक्स वगैरह पढ़ते हो, तो आप देखते हो कि वहां पे लिखा रहता है प्रोफेस नहीं करना। अच्छा, जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। अच्छा जी, और कहाँ लिखा मिलता है सर जी? ये लिखा मिलता है, जैसे आप रिलीजन के पर्सपेक्टिव में बात कर सकते हैं। आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, है ना, 25-26 वगैरह आर्टिकल। तो जब आप आर्टिकल की बात करते हो तो वहाँ पे भी तो लिखा रहता है एनीवन कैन प्रोफेस हिज रिलीजियस सेंटिमेंट्स, कुछ ऐसा मिलता है, या रिलीजियस एक्टिविटीज। तो वहाँ पे भी हम लोग प्रोफेस यूज करते हैं। तो प्रोफेस का मतलब होता है आपका घोषित करना। देखो भाई, मेरी बात याद रखना, ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ और ये बात मैं फिर से बोल रहा हूँ। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि भैया जी, वर्ड का मीनिंग जानना आसान है, लेकिन कैसे यूज किया जाता है ये जानना मुश्किल है। दैट इज वाई मैं आपको ये बातें कहता रहता हूँ, टोकता रहता हूँ, इसलिए गलती नहीं करना। चलो, तो इसका सिनोनिम क्या हो सकता है सर? इसका सिनोनिम हो सकता है डिक्लेयर। अच्छा, डिक्लेयर कब यूज करते हैं? देखिए सर, डिक्लेयर तो यूज कर देते हैं, जैसे मान लो लॉकडाउन था तो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया लॉकडाउन। ओके, टेस्ट मैच देखते होगे आप लोग, तो स्कीम जो पारी होती है उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर को यूज करते हैं। इसके बाद होता है आपका कन्फेस। कन्फेस क्या है? वैसे जो कन्फेस को यूज किया जाता है ना, आपने पहले कभी कुछ किया हो, गलत किया हो, सही किया हो, लेकिन आपने उसे छुपाया था, तो उसको बोलना, सच बोलना के लिए हम लोग कन्फेस यूज करते हैं। आजकल इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह में बहुत ज्यादा कन्फेशन चलता है, कन्फेस करो। आप गूगल करेंगे, आप लिख दीजिए एक बार गूगल में जाके कन्फेशन, आप देखिएगा थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज यू विल गेट। ठीक है,
तो कन्फेस के बाद एक और हो जाता है आपका एडमिट करना। एडमिट का मतलब आपको पता ही है कि क्या होता है, मानना होता है। आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो, आप अगर एडमिट कार्ड लेके जाते हो एग्जाम देने, तो वहाँ पे जो एग्जाम हॉल में आप पहुंचते हो वो भी आप एडमिट होते हो। ओके, आपने कोई गलती करी, अब आपने उसे मान ली, तो आप उसके लिए भी एडमिट वर्ड यूज करते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। तो एक काम करिए, इन्हें भी जल्दी से लिखिए, फिर हम लोग आगे की बातें डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका पार्टेक। क्या है? पार्टेक। अच्छा जी, अब ये पार्टेक क्या बोला है, पहले तो स्पेलिंग लिख लो, PARTAK, पार्टेक। पार्टेक मतलब होता है भाग लेना। आपको दिख नहीं रहा पार्ट, PART, तो पार्टेक मतलब होता है भाग लेना। अब भैया कैसी जगह भाग लेना? जुलूस निकालना है, उस जुलूस में आपने भाग ले लिया, ठीक है सर। क्लास में कुछ फंक्शन होना, आपने भाग ले लिया, डांस में कर लिया, सिंगिंग में कर लिया, ऐसी जगह पे करना आपका पार्टेक कहलाता है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं कुछ और बातें। इसके सिनोनिम की बात कर ली है, तो सिनोनिम में तो हो गया आपका पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट के बाद हो सकता है आपका ज्वाइन, आपका हो सकता है एंगेज इन। क्या हो सकता है? एंगेज इन। तो आप ऐसी जगह के लिए यूज कर सकते हो पार्टेक। चलिए नेक्स्ट वर्ड डिस्कस करते हैं, वो हो गया आपका अंडरपिन। क्या हुआ? अंडरपिन। ये थोड़ा याद रखिएगा, ये वर्ड यहाँ पे लिख रहा हूँ, सिनोनिम बीच में लिख देता हूँ। अंडरपिन मतलब क्या होता है सर? अंडरपिन मतलब होता है सहारा देना। देखो इसको कई तरीके से यूज करते हैं, इसको भी समझो। जैसे आपका घर है, घर के नीचे आपने पिलर्स बनाए होते हैं, ठीक है, तो ये जो पिलर्स हैं, ये जो पिलर्स हैं, इनको आप लोग अंडरपिन बोल सकते हो, ठीक है, पहली बात हो गई। और क्या अंडरपिन हो सकता है सर? कपड़ों में भी कई बार हम लोग पिन यूज करते हैं, है ना, लड़के लड़कियां सब यूज करते हैं। तो कई बार ढीला हो गया या टाइट हो गया, तो ऐसी जगह के लिए भी हम लोग सपोर्ट ले लेते हैं पिन का, स्टेपल कर देते हैं उस जगह पे, तो उसके लिए भी हम लोग यूज करते हैं क्या? अंडरपिन। तो सहारा देना समझ में आ गया। अच्छा, इमोशनली भी कई बार जो बहुत ज्यादा किया जाए, तो उसके लिए भी हम लोग अंडरपिन यूज करते हैं। जब किसी के लिए बुरे समय में कोई खड़ा था, तो हम यूज कर सकते हैं। जैसे इसके लिए हो गया, सिनोनिम्स की बात कर ली जाए, तो एक तो हो गया आपका बॉलस्टर। क्या हो गया? बॉलस्टर। दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया आपका कोरोबोरेट। सॉरी, क्या हो जाएगा? कोरोबोरेट। बिल्कुल वही वाला, कोरबो लोड़बो जीतबो रे, ठीक है, तो कोरोबोरेट हो गया, कोरबो लोड़बो, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड हो गए, पार्टेक हो गया, अंडरपिन हो गया। चलिए इसे जल्दी से लिखिए, फिर हम लोग आगे के वर्ड देखते हैं। प्लीज टेक योर टाइम। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज विगोर। और आपने अगर विगोर याद करने की कोशिश की, तो इसका मतलब आप अपने चारों तरफ चीजों को ध्यान से नहीं देखते। आपने देखा होगा विगोर नाम से दवा भी आती है, ठीक है, VIGOUR। तो विगोर, विगोर मतलब क्या होता है सर? विगोर मतलब होता है हिंदी में ओज। इंग्लिश में इसका मतलब क्या होता है सर? यही इसके सिनोनिम्स ही बन जाते हैं, जैसे एनर्जी, एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म। और इसी के साथ एक वर्ड और बनता है आपका विटैलिटी। क्या बनता है?
विटैलिटी। तो विगोर का मतलब हमेशा शक्ति के लिए यूज किया जाता है, ताकत के लिए यूज किया जाता है कि आपने दवा खाई, खाना खाया तो आपने यूज कर लिया। काफी जगह आप देखेंगे अगर विगोर नाम से सर्च करेंगे तो आपको कुछ दवाइयां मिलेंगी स्फूर्ति के लिए, शारीरिक स्फूर्ति के लिए आपको इससे दवाइयां मिलेंगी। चलिए एक और वर्ड है, इसका होता है अर्नेस्ट। क्या है? अर्नेस्ट। अर्नेस्ट मतलब होता है आपका गंभीर, या इसको मैं बोल सकता हूं इसका मतलब होता है आपका वेरी सीरियस। क्या होता है? वेरी सीरियस। तो अर्नेस्ट मतलब क्या हो गया? वेरी सीरियस। ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज किया जाता है जब भी कोई हाई लेवल मीटिंग की बात करी जाती है, जब भी बात करी जाती है कुछ बड़ा करने की, अचीव करने के लिए आप कितनी शिद्दत से लगे होते हैं, तो उन सब के लिए हम लोग वेरी सीरियस वर्ड यूज करते हैं। सिनोनिम्स की अगर मैं बात कर लूं, सिनोनिम्स में आ गया आपका सीरियस, सिंसियर, सोबर। ठीक है, तो यूज किया जाता है। सोबर और सिंसियर यूज कैसे करते हैं? देखिए सर, सिंसियर का मतलब गंभीर, वो खड़ूस वाला गंभीर नहीं होता है। सिंसियर का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसका आचरण बहुत अच्छा है, उसके लिए हम लोग सिंसियर यूज करते हैं। लेकिन जब सोबर की बात करी जाती है, कहते हैं ना सिंपल एंड सोबर, तो लुक्स में जब बात आती है ना, तब हम लोग सोबर को यूज करते हैं। जब भी लुक्स में बात आती है, याद रखिएगा, मान लो अपने कपड़े पहने किसी टाइप के, तो कहते हैं ना सिंपल एंड सोबर, हमारे सोबर बोल देते हैं, सोबर नहीं होता सर, वो सोबर होता है। क्या होता है? सोबर होता है। याद रखना है इस चीज को। तो सिनोनिम क्या हो गया? सीरियस, सिंसियर एंड सोबर। तो विगोर हो गया, अर्नेस्ट हो गया। विगोर मतलब होता है ओज, जैसे आप कह सकते हो शक्ति। सिनोनिम्स हो गया एनर्जी, एंथुसियाज्म, विटैलिटी। अर्नेस्ट का मतलब होता है गंभीर, या इसको वेरी सीरियस बोल सकते हैं। सिनोनिम हो गया सीरियस, सिंसियर एंड सोबर। प्लीज नोट इट डाउन, फिर हम कुछ और वर्ड्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं प्लीज। चलिए अब वर्ड डिस्कस करते हैं अनरेवल। ये अनरेवल क्या है? उम्मीद करता हूँ ये सारे वर्ड्स लिखते जा रहे हो। देखो भाई, आप देखिए मैं ज्यादा बातें नहीं करता पढ़ाते हुए, सो दैट आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होना। एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है, अगर 1 घंटा देख रहे हो कुछ फायदे की चीज सीख के जाओ, लेकिन आपको इन चीजें जोड़ना पड़ेगा तो आपको बताना ही पड़ता है। तो जैसे वर्ड है आपके सामने अनरेवल, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सॉल्व और एक्सप्लेन और इन्वेस्टिगेट समथिंग। बात समझ आ गई? क्या होता है? किसी चीज को सॉल्व करना, या उसे एक्सप्लेन करना, या उसे इन्वेस्टिगेट करना आपका अनरेवल कहलाता है। जैसे मान लो एक पजल है, आपने पजल सॉल्व कर दी, ठीक है, एक्सप्लेन करने की बात करी गई, कोई थ्योरी आर्टिकल 370 है या 235 है, कुछ भी है, तो आपने उसे एक्सप्लेन किया। इन्वेस्टिगेट, कहीं चोरी हो गई, मारा कूटी हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो आप उसके लिए इन्वेस्टिगेट समथिंग यूज करते हैं। बात समझ में आई? तो चलो सिनोनिम्स की बात करते हैं। सर यही आपके सिनोनिम्स बन जाएंगे, इसमें कोई बड़ी चीज है नहीं। तो जैसे मैं बोल दिया वर्कआउट, आपने चीज सुनी होगी, यू नीड टू वर्कआउट। इसका वर्कआउट का मतलब ये नहीं आपने सिर्फ डंबल्स करने हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप अपनी जो कमियां उस पे ऊपर काम करिए, आपने कुछ सीखना आप उसके ऊपर काम करिए, तो हम लोग वर्कआउट को यूज करते हैं। इसका एक और मीनिंग होता है जिसे कहते हैं फाइंड एन आंसर। क्या होता है? फाइंड एन आंसर। इज इट अंडरस्टूड? तो सर अनरेवल हो गया। चलिए एक और वर्ड डिस्कस करते हैं, इसको किया जाता है इंट्रेंच्ड। क्या है? इंट्रेंच्ड। इंट्रेंच्ड का मतलब होता है स्थापित करना। क्या? स्थापित करना। क्या स्थापित करना? भैया भगवान को आप स्थापित कर सकते हो उनके मंदिर में, आप किसी बिल्डिंग पे कुछ स्थापित कर सकते हो, ठीक है, माइलस्टोन स्थापित कर सकते हो। जैसे मान लो तुमने 50 ओवर के मैच में 300 बना दिए, तो आपका माइलस्टोन हो जाएगा, तो आपका इंट्रेंच्ड हो जाता है। तो जैसे इसके सिनोनिम्स की बात कर ली जाए, इसका सिनोनिम जो होगा, तो एक तो हो गया जैसे आपने फिक्स्ड बोल दिया, इसके बाद एक और हो सकता है, आप इसे बोल सकते हो एस्टैब्लिश्ड। क्या बोल सकते हो? एस्टैब्लिश्ड। सो इस तरीके से आप इनको भी यूज कर सकते हो। तो सर हमने आज काफी सारे वर्ड्स देखे,
और हमने पूरा पार्टिसिपल डिटेल में डिस्कस किया। मैं मान के चलता हूँ कि आपको ये बातें जरूर समझ में आई होंगी अच्छे से। अभी आगे हम लोग बहुत कुछ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो भी क्लासेस लगेंगी, लेकिन आपको सीखना है डिटेल में। देखो सर, पार्टिसिपल में बात करिए हमने, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। और अब मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप जिंदगी में कभी पार्टिसिपल नहीं भूलेंगे। आप कुछ और भूल जाए लेकिन पार्टिसिपल नहीं भूलेंगे। बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से समझाइए, ठीक है। अब आप रटने वाले हो तो कुछ हो नहीं सकता। इस वीडियो को 2-3 बार देखो, हो जाएगा। अभी तक वो मैं कुछ 5 लेक्चर ले चुका हूँ। आप सारे के सारे देखते जाओ, आपको मजा आ जाएगी। आपने ऐसे कभी बहुत सीखा नहीं होगा, ठीक है। तो अच्छे से सीखो, इन सब चीज़ों पे काम करो, आगे भी बहुत कुछ सीखेंगे। किसी भी तरीके का क्वेश्चन होता है आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आप मुझसे सोशल मीडिया पे भी जुड़ सकते हो। हैव अ नाइस डे।